कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क में रहने वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी लेम्यूल गुलिवर से होती है। सुबह उठते ही वह अपने छोटे से गंदे अपार्टमेंट में रोज की तरह अपनी जिंदगी शुरू करता है। गुलिवर थोड़ा अजीब और मजाकिया किस्म का इंसान है। वह अपने कमरे में रखे सुपर हीरो खिलौनों से बातें करता है और फिर शॉवर में मस्ती से डांस करने लगता है। दरअसल गुलिवर न्यूयॉर्क की एक बड़ी न्यूज कंपनी में मेल रूम में काम करता है। उसे इस कंपनी में काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ कोई भी उसे ज्यादा महत्व नहीं देता। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक नए कर्मचारी डैन से होती है। गुलिवर ही मेल डिपार्टमेंट में उसका बॉस होता है और दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। लेकिन पहले ही दिन डैन को एक ऐसी खबर मिलती है जिसे देखकर गुलिवर के होश उड़ जाते हैं। डैन को मेल डिपार्टमेंट का नया हेड बना दिया जाता है, यानी जिस नौकरी में गुलिवर पिछले 10 सालों से काम कर रहा था, उसी में एक नया आदमी पहले ही दिन उससे ऊपर पहुंच गया। डैन गुलिवर से कहता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह लोगों से बात करने और आगे बढ़ने से डरता है। अगर वह इसी तरह डरता रहा तो पूरी जिंदगी सिर्फ मेल रूम में काम करता रहेगा। यह बात गुलिवर को अंदर तक चुभ जाती है। ऑफिस से बाहर निकलते समय उसकी नजर अपनी कई सालों पुरानी क्रश डार्सी सिल्वरमैन पर पड़ती है। डार्सी इसी कंपनी में एक जर्नलिस्ट है और गुलिवर उसे कई सालों से पसंद करता है, लेकिन आज तक वह अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाया। गुलिवर देखता है कि डार्सी देर रात तक ऑफिस में काम कर रही है। वह आखिरकार हिम्मत जुटाता है और उसके केबिन में जाकर उससे बात करने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह डार्सी के सामने पहुंचता है, उसकी सारी हिम्मत गायब हो जाती है। वह उसे डेट पर पूछने के बजाय उसकी टेबल से एक रैंडम पेपर उठा लेता है और वहां से निकलने लगता है। तभी डार्सी उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वह ट्रैवल राइटिंग के एक नए असाइनमेंट के लिए काम करना चाहेगा। गुलिवर तुरंत हाँ कर देता है। अब उसे अगले दिन तक एक ट्रैवल ब्लॉग लिखकर जमा करना था, लेकिन गुलिवर को ट्रैवल राइटिंग का जरा भी अनुभव नहीं था। इसलिए घर पहुंचकर वह इंटरनेट खोलता है और अलग अलग वेबसाइट से कई आर्टिकल कॉपी करके अपने नाम से एक ब्लॉग तैयार कर देता है। अगले दिन वह वही आर्टिकल डार्सी को दे देता है। डार्सी उसके लिखे हुए आर्टिकल से काफी प्रभावित होती है और उसे एक बड़ा असाइनमेंट दे देती है। उसे बरमूडा ट्रायंगल पर एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। डार्सी चाहती थी कि गुलिवर वहां जाकर उन जहाजों की रहस्यमयी कहानियों की जांच करे जो बरम्यूडा ट्रायंगल में जाकर अचानक गायब हो गए थे। गुलिवर को इस काम में एक बड़ा मौका नजर आता है। वह सोचता है कि अगर उसने यह असाइनमेंट शानदार तरीके से पूरा कर लिया तो शायद डार्सी उससे और ज्यादा प्रभावित होगी। इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। डार्सी उसके लिए एक कॉन्टैक्ट और एक नाव का इंतजाम कर देती है। अगले ही दिन गुलिवर बरम्यूडा पहुंच जाता है। वहां एक आदमी उसे लेने आता है और एक किराए की नाव तक लेकर जाता है। वह गुलिवर को नाव चलाने का तरीका समझाता है, लेकिन ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी क्योंकि नाव लगभग पूरी तरह ऑटोमेटिक थी। अब गुलिवर अकेला बरम्यूडा ट्रायंगल की तरफ निकल पड़ता है। शुरुआत में उसका सफर बिल्कुल आराम से चल रहा होता है। वह नाव में बैठकर रोबोट बनाने की किताबें और मैगजीन पढ़ता है, साथ ही कई कैन कोक पीता रहता है। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगती है और वह वहीं सो जाता है। लेकिन जब कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने समुद्र की एक बेहद विशाल लहर खड़ी होती है। अचानक मौसम पूरी तरह बदल चुका था। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती हैं और समुद्र में भयानक तूफान आ जाता है। गुलिवर जल्दी से लाइफ जैकेट पहनता है और नाव को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखों के सामने समुद्र से उठता हुआ एक विशाल वाटर टॉर्नेडो दिखाई देता है। वह सीधे गुलिवर की तरफ बढ़ रहा था। गुलिवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह विशाल भंवर उसकी नाव को अपने अंदर खींच लेता है। नाव हवा में उठ जाती है। गुलिवर भी उसके साथ आसमान की तरफ घूमता हुआ ऊपर जाने लगता है और अगले ही पल वह सीधे उस भयानक टॉर्नेडो के बीचों बीच गायब हो जाता है। स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो जाती है। कुछ देर बाद गुलिवर अपनी आंखें खोलता है, लेकिन इस बार उसे अपने आसपास का नजारा देखकर कुछ समझ नहीं आता। वह अपनी बॉडी हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पूरा शरीर जमीन से बंधा हुआ था। तभी उसे अपनी छाती के ऊपर कुछ बेहद छोटे छोटे इंसान खड़े दिखाई देते हैं। उनका आकार इतना छोटा था कि गुलिवर को यकीन ही नहीं होता कि वह सच में जाग रहा है। उन छोटे लोगों का लीडर आगे आता है और अपना परिचय देता है। उसका नाम था कमांडर एडवर्ड एडवर्डियन और वह लिलीपुट नाम की एक छोटी सी दुनिया का सैनिक था। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और तब पता चलता है कि गुलिवर के चारों तरफ सैकड़ों छोटे छोटे लोग जमा हैं। उन्होंने गुलिवर को छोटी छोटी रस्सियों और लकड़ियों से जमीन पर बांध रखा था, लेकिन उनके लिए गुलिवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल राक्षस था। कमांडर एडवर्ड उसे बीस्ट कहता है। गुलिवर डरकर जोर से चिल्लाता है और अचानक अपनी पूरी ताकत लगा देता है। उसकी एक छोटी सी हरकत से सारी रस्सियां टूट जाती हैं। यह देखकर वहां मौजूद सारे लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। गुलिवर खुद भी हैरान होता है। उसे लगता है कि शायद वह सपना देख रहा है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करता है। लेकिन एडवर्ड अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस विशाल जानवर को किसी भी तरह काबू करो। सैनिक गुलिवर की पैंट में हुक लगा देते हैं और पूरी ताकत से उसे खींचने लगते हैं। कुछ ही देर में गुलिवर बेहोश हो जाता है। जब उसे दोबारा होश आता है तो वह खुद को एक बड़े से ठेले पर बंधा हुआ पाता है। उस ठेले को दर्जनों छोटे लोग खींचकर लिलीपुट साम्राज्य के बीच से ले जाया जा रहा होता
होता है। सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस विशाल इंसान को देखने आते हैं। हर कोई उसे देखकर हैरान है। किसी के लिए वह एक राक्षस है तो किसी के लिए किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ रहस्यमयी जीव। आखिरकार गुलिवर को शाही महल में ले जाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात लिलीपुट के राजा थियोडोर से होती है। राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी भी वहाँ मौजूद होती है। मैरी गुलिवर को देखकर समझ जाती है कि वह कोई खतरनाक राक्षस नहीं है। वह एडवर्ड से पूछती है कि गुलिवर को इतनी मजबूती से क्यों बांधा गया है, लेकिन कमांडर एडवर्ड गुलिवर पर शक करता है। उसका दावा होता है कि गुलिवर दुश्मन देश ब्लेफुस्किया का जासूस है और लिलीपुट को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आया है। तभी गुलिवर आखिरकार बोलता है और राजा से पूछता है कि वह आखिर है कहाँ। राजा का सचिव जिंक्स उसे बताता है कि वह लिलीपुट में है, जिसे वह दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बताता है। गुलिवर को अब भी लगता है कि उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है। वह आसपास देखता है और कैमरे की तरफ देखकर पूछता है कि इस मजाक को रिकॉर्ड करने वाला कैमरा कहाँ है, लेकिन वहाँ कोई कैमरा नहीं होता। इसके बाद गुलिवर को एक गुफा जैसी जेल में बंद कर दिया जाता है। यहीं उसकी मुलाकात एक दूसरे कैदी होराशियो से होती है। होराशियो को कमांडर एडवर्ड ने उम्र कैद की सजा दी थी, क्योंकि उसने प्रिंसेस मैरी को पसंद करने और उसे अपना बनाने की कोशिश की थी। कुछ देर बाद खुद एडवर्ड वहाँ पहुँचता है। वह गुलिवर और होराशियो का मजाक उड़ाता है और गुलिवर को एक अपमानजनक नाम से बुलाता है। गुलिवर गुस्से में आकर एडवर्ड को उसी नाम से जवाब देता है। एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है और वह धमकी देता है कि गुलिवर को जिंदगी भर जेल में रखा जाएगा, लेकिन गुलिवर तुरंत अपनी बात बदल देता है। वह एडवर्ड को बताता है कि उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द असल में बहादुर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। ये सुनकर एडवर्ड खुश हो जाता है। वह दोनों कैदियों को जेल से बाहर निकालता है और गुलिवर की ताकत का इस्तेमाल करके खेत में काम करवाने का फैसला करता है। गुलिवर को एक मशीन से बांध दिया जाता है और वह अपनी जबरदस्त ताकत से जमीन जोतने लगता है। तभी अचानक महल से घंटियों की आवाज आने लगती है। 2 बार घंटी बजती है। इसका मतलब था कि ब्लेफुस्किया ने लिलीपुट पर हमला कर दिया है। दुश्मन सैनिक महल के अंदर घुस चुके थे और उन्होंने वहां आग लगा दी थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि प्रिंसेस मैरी महल के अंदर फंसी हुई थी। एडवर्ड तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन उसका मकसद मैरी को बचाना कम और खुद को उसका हीरो साबित करना ज्यादा था। वह सैनिकों को आदेश देता है कि कोई भी मैरी को बचाने की कोशिश न करे। एडवर्ड खुद उसे बचाने जाना चाहता था, लेकिन होराशियो समझ जाता है कि एडवर्ड समय पर वहां नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वह गुलिवर से मैरी को बचाने के लिए कहता है। गुलिवर तुरंत महल की तरफ दौड़ता है। उसके लिए दुश्मन सैनिक चींटियों जैसे छोटे थे। वह कुछ ही सेकंड में कई ब्लेफुस्कियन सैनिकों को उठाकर दूर फेंक देता है और रास्ता साफ कर देता है। आखिरकार वह प्रिंसेस मैरी को बचा लेता है, लेकिन तभी पता चलता है कि राजा थियोडोर और उसका सचिव जिंक्स भी आग के बीच फंस गए हैं। गुलिवर उन्हें बचाने के लिए महल की तरफ दौड़ता है। आग तेजी से फैल रही थी। गुलिवर के पास आग बुझाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह एक ऐसा तरीका अपनाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह सीधे महल की आग पर पेशाब कर देता है। उसकी वजह से आग बुझ जाती है और राजा की जान बच जाती है। लिलीपुट के लोग यह देखकर खुशी से झूम उठते हैं। अब उनके लिए गुलिवर कोई राक्षस नहीं रहा, वह उनका हीरो बन चुका था। राजा थियोडोर गुलिवर और होराशियो दोनों को जेल से आजाद कर देता है। वह गुलिवर की बहादुरी के लिए उसका धन्यवाद करता है और रात में पूरे राज्य के लिए एक बड़ी दावत रखने का ऐलान करता है। लेकिन इस पूरे मामले से सबसे ज्यादा परेशान एक ही व्यक्ति था, कमांडर एडवर्ड। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि जिस काम का श्रेय उसे मिलना चाहिए था, उसका सारा सम्मान गुलिवर को मिल रहा है। रात की दावत में राजा गुलिवर से उसके घर और उसकी असली पहचान के बारे में पूछता है। गुलिवर बताता है कि वह मैनहट्टन से आया है, लेकिन लिलीपुट के लोगों को लगता है कि मैनहट्टन कोई अलग देश है और गुलिवर वहाँ का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। कुछ ही देर में वे उसे मैनहट्टन का राष्ट्रपति समझ लेते हैं। गुलिवर के अंदर पहली बार ऐसा महसूस होता है कि लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, इसलिए वह सच बताने के बजाय कहानी बनाना शुरू कर देता है। वह खुद को प्रेसिडेंट द ऑसम बताता है। लोग उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हैं, सिर्फ एडवर्ड को उस पर शक रहता है। अगले दिन लिलीपुट के लोग गुलिवर के लिए एक विशाल घर बनाना शुरू कर देते हैं। उस घर में ऐसी सभी सुविधाएं होती हैं जो उसे न्यूयॉर्क में कभी नहीं मिली थी। गुलिवर राजा से अपनी पुरानी नाव ढूंढने के लिए भी कहता है। राजा तुरंत एक सर्च पार्टी भेज देता है, लेकिन गुलिवर यहीं नहीं रुकता। वह लिलीपुट के लोगों से अपने लिए एक बड़ा थिएटर बनाने को कहता है। इसके बाद वह उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी दिखाने का फैसला करता है। वह टाइटैनिक की कहानी को अपनी जिंदगी की कहानी बताकर पूरा ड्रामा करवाता है। लिलीपुट के लोग भावुक होकर उसकी कहानी देखते हैं। उन्हें लगता है कि गुलिवर ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी त्रासदी झेली है, लेकिन एडवर्ड को फिर भी उसकी कहानी पर शक होता है। वह गुलिवर से पूछता है कि अगर वह समुद्र में डूब गया था तो बचा कैसे। गुलिवर बिना झिझके कह देता है कि उसे दोबारा जिंदा किया गया था। इस बीच होराशियो गुलिवर से एक मदद मांगता है। वह प्रिंसेस मैरी को पसंद करता है और चाहता है कि मैरी भी उससे प्यार करने लगे। गुलिवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों महल पहुंचते हैं। गुलिवर छिपकर होराशियो को रोमांटिक गाने के बोल बताता है और होराशियो उन्हें मैरी के सामने दोहराता है। मैरी धीरे धीरे होराशियो से प्रभावित होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ एडवर्ड पहुंच जाता है। एडवर्ड मैरी से शादी करना चाहता है और उसे लगता है कि वह पूरे राज्य का सबसे बहादुर आदमी है। मैरी को एडवर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन एडवर्ड लगातार उस पर शादी के लिए दबाव बनाता रहता है।
उधर सर्च पार्टी को गुलिवर की पुरानी नाव मिल जाती है। नाव में पड़ी कोक की कैन देखकर गुलिवर वहां पहुंचता है। उसे अपना फोन भी मिल जाता है। फोन चालू होता है और उसमें डार्सी के 12 वॉइस मैसेज होते हैं। गुलिवर जैसे ही मैसेज सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। डार्सी को पता चल चुका था कि गुलिवर ने अपना ट्रैवल आर्टिकल इंटरनेट से कॉपी किया था। अब वह बेहद गुस्से में थी और सबसे बड़ी बात, डार्सी खुद उस रास्ते से बर्म्यूडा ट्रायंगल की जांच करने के लिए निकल चुकी थी जिस रास्ते पर गुलिवर गया था। गुलिवर अब न्यूयॉर्क वापस जाकर डार्सी का सामना नहीं करना चाहता, इसलिए वह फैसला करता है कि वह हमेशा के लिए लिलीपुट में ही रहेगा। लेकिन यह फैसला एडवर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह राजा को समझाता है कि गुलिवर पर भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन राजा एडवर्ड की बात नहीं मानता, बल्कि गुलिवर पर भरोसा दिखाते हुए उसे लिलीपुट का नया जनरल बना देता है और एडवर्ड को पदावनत करके वाइस जनरल बना दिया जाता है। अब एडवर्ड के अंदर गुलिवर के खिलाफ नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वह चुपचाप लिलीपुट की डिफेंस सिस्टम बंद कर देता है। डिफेंस सिस्टम बंद होते ही ब्लेफुस्किया के सैनिकों को लिलीपुट पर हमला करने का मौका मिल जाता है। दुश्मन राजा अपने सैनिकों के साथ समुद्र के रास्ते लिलीपुट की तरफ बढ़ता है। उनके जहाजों पर बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं। कुछ ही देर में ब्लेफुस्किया के जहाज लिलीपुट के करीब पहुंच जाते हैं और वे लगातार तोपों से गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। अब लिलीपुट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसके नए जनरल गुलिवर पर होती है, लेकिन गुलिवर अंदर से बुरी तरह घबराया हुआ है। वह पहली बार सच में किसी युद्ध का सामना करने जा रहा होता है। फिर भी वह खुद को बहादुर दिखाने के लिए पानी के अंदर उतर जाता है। ब्लेफुस्किया के सैनिक उस पर लगातार तोप के गोले दागते हैं, लेकिन गुलिवर के मुकाबले वे इतने छोटे होते हैं कि उनके हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। गुलिवर पानी में जोर जोर से हाथ मारना शुरू करता है। उसकी हर हरकत से इतनी बड़ी लहरें उठती हैं कि ब्लेफुस्किया के जहाज बुरी तरह हिलने लगते हैं। कुछ ही समय में गुलिवर अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को हरा देता है। लिलीपुट के लोग एक बार फिर उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब गुलिवर उनके लिए सिर्फ एक हीरो नहीं, बल्कि पूरे राज्य का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। राजा और जनता उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। गुलिवर को अपने घर की याद न आए, इसलिए वे लिलीपुट में टाइम्स स्क्वायर का एक विशाल मॉडल तक बना देते हैं। लोग अपने कपड़े भी बदलकर गुलिवर की तरह पहनने लगते हैं। कुछ सैनिक उसकी सेवा के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। कोई उसके बाल काटता है तो कोई उसकी मालिश करता है। गुलिवर को अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा सम्मान मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एडवर्ड के अंदर जलन लगातार बढ़ती जा रही थी। एक रात वह सीधे प्रिंसेस मैरी के कमरे में पहुंच जाता है। वह दावा करता है कि क्योंकि वह मैरी का होने वाला पति है, इसलिए उसे जब चाहे उसके कमरे में आने का अधिकार है। इस बार मैरी अपना गुस्सा रोक नहीं पाती। वह एडवर्ड से साफ कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती और अब वह उसे कोर्ट करना भी बंद कर दे। एडवर्ड को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उधर एडवर्ड के सैनिकों को गुलिवर की नाव से एक अजीब किताब मिलती है। वह वही किताब होती है जिसमें रोबोट बनाने का तरीका लिखा था। एडवर्ड के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना आती है। वह लिलीपुट से भागकर सीधे ब्लेफुस्किया पहुंचता है। वहां वह दुश्मन राजा से मदद मांगता है। एडवर्ड उसे बताता है कि अगर वे किताब की मदद से एक विशाल रोबोट बना लें तो वह गुलिवर को आसानी से हरा सकते हैं। ब्लेफुस्किया का राजा उसकी बात मान जाता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक विशाल रोबोट बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुलिवर आराम से अपने बनाए हुए नकली टाइम्स स्क्वायर में घूम रहा होता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। तभी अचानक महल से घंटियों की आवाज आने लगती है। लिलीपुट में फिर से हमला हो चुका था। गुलिवर तुरंत युद्ध के लिए तैयार होता है, लेकिन इस बार सामने छोटे सैनिक नहीं होते। उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट खड़ा होता है और उस रोबोट को चला रहा होता है कमांडर एडवर्ड। एडवर्ड गुलिवर को देखकर मुस्कुराता है और उसे चुनौती देता है। गुलिवर के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे मुकाबला करना ही पड़ता है। वह रोबोट को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। कुछ ही सेकंड में रोबोट गुलिवर को उठाकर उसकी पैंट से पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है। गुलिवर पूरी तरह हार चुका था। अब उसके पास अपना झूठ छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह आखिरकार सबके सामने सच बोल देता है। वह स्वीकार करता है कि वह मैनहट्टन का राष्ट्रपति नहीं है। उसने अपने बारे में जो भी कहानियां सुनाई थीं, वे सब झूठ थीं। लिलीपुट के राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। प्रिंसेस मैरी भी यह जानकर बेहद निराश हो जाती है। जिस आदमी को वे दुनिया का सबसे बहादुर इंसान समझ रहे थे, वह असल में एक साधारण इंसान निकला। एडवर्ड गुलिवर को सजा देने का फैसला करता है। उसे लिलीपुट की एक बेहद खतरनाक जगह पर भेज दिया जाता है। उस जगह का नाम था द आइलैंड वेयर वी डेयर नॉट गो। कहा जाता था कि वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गुलिवर को वहां अकेला छोड़ दिया जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस द्वीप पर उससे भी बड़े जीव रहते हैं। कुछ देर बाद एक विशाल लड़की वहां आती है। वह गुलिवर को देखकर हैरान हो जाती है। उसके लिए गुलिवर भी एक छोटा खिलौना होता है। लड़की उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। वह गुलिवर को अपनी बार्बी डॉल हाउस में रख देती है। गुलिवर को गुड़िया समझकर वह उसे गुलाबी कपड़े पहनाती है और उसके साथ खिलौने की तरह खेलने लगती है। उधर लिलीपुट में हालात पूरी तरह बदल चुके थे। समुद्र के किनारे एक लड़की की लाश जैसी दिखाई देने वाली आकृति बहकर आती है, लेकिन जब सैनिक करीब जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई लाश नहीं है। वह
डार्सी थी। गुलिवर ने लिलीपुट के लोगों को पहले ही बता रखा था कि डार्सी उसके घर की राजकुमारी है, इसलिए एडवर्ड उसे तुरंत पहचान लेता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है। डार्सी को राजा थियोडोर और रानी के साथ जेल में डाल दिया जाता है। अब होराशियो को समझ आता है कि अगर गुलिवर को वापस नहीं लाया गया तो लिलीपुट कभी एडवर्ड के कब्जे से आजाद नहीं हो पाएगा, इसलिए वह उस खतरनाक द्वीप पर जाने का फैसला करता है। वह गुलिवर को वापस लाने के लिए अकेले निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गुलिवर अभी भी उस विशाल लड़की के खिलौनों के बीच फंसा हुआ था। उसे वहाँ एक बेहद अजीब चीज दिखाई देती है। गुड़िया के घर के अंदर उसे एक पुराने अमेरिकी एयरफोर्स पायलट का कंकाल मिलता है। उसके पास एक पैराशूट भी मौजूद होता है। गुलिवर को तुरंत एक रास्ता नजर आता है। वह पैराशूट का इस्तेमाल करके उस विशाल लड़की के घर से भागने की योजना बनाता है। तभी होराशियो भी वहाँ पहुंच जाता है। वह आखिरकार गुलिवर को ढूंढ लेता है। दोनों मिलकर पैराशूट तैयार करते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। गुलिवर अब एक बार फिर लिलीपुट वापस जाने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार उसके पास कोई झूठा खिताब नहीं था, न कोई नकली कहानी, न खुद को महान साबित करने की जरूरत। अब वह सच में अपने दोस्तों और पूरे लिलीपुट को बचाना चाहता था। गुलिवर और होराशियो पैराशूट की मदद से आखिरकार उस विशाल लड़की के घर से भाग निकलते हैं और वापस लिलीपुट की ओर जाने लगते हैं। इस बार गुलिवर के मन में सिर्फ एक ही बात होती है, उसे अपनी गलती सुधारनी है। वह जान चुका था कि उसने झूठ बोलकर लिलीपुट के लोगों का भरोसा तोड़ा है, लेकिन अब वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि सच में उनकी मदद करने के लिए वापस जा रहा था। लिलीपुट पहुंचते ही गुलिवर सबसे पहले जेल की तरफ जाता है। वहाँ उसे डार्सी मिलती है। डार्सी को देखकर गुलिवर भावुक हो जाता है। वह आखिरकार उससे अपने दिल की बात कह देता है। गुलिवर स्वीकार करता है कि वह लंबे समय से डार्सी को पसंद करता है, लेकिन अपनी कमजोरी और डर की वजह से कभी उससे यह बात नहीं कह पाया। वह अपने झूठ और उसके आर्टिकल को कॉपी करने की गलती के लिए भी माफी मांगता है। डार्सी पहले उससे नाराज होती है, लेकिन गुलिवर की ईमानदारी देखकर उसे माफ कर देती है। अब दोनों के बीच पहले से ज्यादा समझ दिखाई देने लगती है। लेकिन लिलीपुट की समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। एडवर्ड अब भी पूरे राज्य पर कब्जा किए बैठा था। गुलिवर फैसला करता है कि वह एडवर्ड को दोबारा चुनौती देगा, लेकिन इस बार वह अपनी ताकत या बहादुरी साबित करने के लिए नहीं लड़ रहा था। वह सिर्फ लिलीपुट के लोगों और राजा थियोडोर को बचाने के लिए लड़ना चाहता था। अगले दिन पूरे राज्य के सामने गुलिवर और एडवर्ड आमने सामने खड़े होते हैं। एडवर्ड अपने विशाल रोबोट के साथ तैयार था। गुलिवर बिना किसी हथियार के उसके सामने खड़ा होता है। वह एडवर्ड के सामने एक शर्त रखता है। अगर गुलिवर जीतता है तो एडवर्ड को राजा थियोडोर को उसका राज्य वापस करना होगा, लेकिन अगर गुलिवर हार जाता है तो एडवर्ड लिलीपुट को पूरी तरह नष्ट कर देगा। मुकाबला शुरू होता है। गुलिवर रोबोट के सामने अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन रोबोट बेहद शक्तिशाली था। कुछ ही सेकंड में एडवर्ड उसे बुरी तरह हरा देता है। गुलिवर जमीन पर गिर जाता है और उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बचती। तभी होराशियो आगे आता है। वह समझ जाता है कि रोबोट को बाहर से हराना लगभग असंभव है, इसलिए वह सीधे उसके अंदर घुसने का फैसला करता है। होराशियो रोबोट के अंदर पहुंच जाता है और वहां मौजूद सिस्टम के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। एडवर्ड को समझ ही नहीं आता कि उसके रोबोट के साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में होराशियो रोबोट की पावर बंद करने में सफल हो जाता है। अब रोबोट कमजोर पड़ जाता है। गुलिवर तुरंत उठता है और इस बार पूरी ताकत से रोबोट पर हमला करता है। आखिरकार वह उसे हरा देता है। पूरे लिलीपुट में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लोग गुलिवर के नाम के नारे लगाने लगते हैं। डार्सी भी उसकी जीत देकर बेहद खुश होती है, लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा हकदार होराशियो था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर गुलिवर और पूरे राज्य की मदद की थी, इसलिए राजा थियोडोर उसे प्रिंसेस मैरी से शादी करने की अनुमति दे देता है। होराशियो और मैरी आखिरकार एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी एडवर्ड एक बार फिर सबके सामने आ जाता है। वह पूरी तरह पागल हो चुका था। वह प्रिंसेस मैरी को पकड़कर बंधक बना लेता है, लेकिन इस बार मैरी डरती नहीं है। वह एडवर्ड से तंग आ चुकी थी। मैरी खुद को छुड़ाती है और गुस्से में एडवर्ड की जमकर पिटाई कर देती है। एडवर्ड की सारी ताकत और घमंड वहीं खत्म हो जाता है। उधर गुलिवर और डार्सी एक दूसरे को देखते हैं। अब दोनों के बीच कोई झूठ नहीं बचा था। डार्सी आगे बढ़ती है और पहली बार गुलिवर को किस करती है। गुलिवर की जिंदगी में आखिरकार वह चीज आ गई थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इज्जत नहीं, कोई नकली खिताब नहीं, बल्कि किसी का सच्चा प्यार और भरोसा। लेकिन तभी एक और बड़ी समस्या सामने आती है। लिलीपुट और ब्लेफुस्किया के बीच फिर से युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों देशों के राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। गुलिवर समझ जाता है कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो हजारों छोटे लोग मारे जाएंगे, इसलिए वह दोनों राजाओं के बीच खड़ा हो जाता है। वह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि इतने सालों से चल रही दुश्मनी का कोई फायदा नहीं है, लेकिन दोनों राजा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते। तभी गुलिवर एक गाना शुरू करता है। वह एडविन स्टार का वॉर गाना गाता है। गुलिवर के गाने और उसके संदेश का असर धीरे धीरे दोनों पक्षों पर पड़ता है। उन्हें एहसास होता है कि एक दूसरे को नष्ट करने से किसी को फायदा नहीं होगा। आखिरकार दोनों देशों के बीच शांति हो जाती है। लिलीपुट और ब्लेफुस्किया की पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाती है। गुलिवर ने आखिरकार वह काम कर दिखाया था जो वह शुरुआत में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को महान साबित करने के लिए कुछ नहीं
किया था। उसने सच में एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की थी। इसके बाद गुलिवर और डार्सी लिलीपुट से विदा लेते हैं। दोनों एक ही की गई नाव में बैठकर न्यूयॉर्क वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ हफ्तों बाद गुलिवर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह अब न्यूयॉर्क के मेल रूम में काम नहीं करता। अब वह एक ट्रैवल राइटर बन चुका है। डार्सी के साथ उसका रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। गुलिवर ने अपनी पहली बड़ी यात्रा पूरी कर ली होती है और अब वह अपने नए काम में खुश है। आखिरी सीन में गुलिवर और डार्सी ऑफिस से बाहर निकलते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं। गुलिवर, जो कभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से डरता था, आखिरकार अपनी कहानी का हीरो बन चुका था। और इसी के साथ गलिवर्स ट्रेवल्स मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।